सुषमा देवी की बहुओं में रोज रोज की चिक रहती थी, जिससे वो बहुत परेशान हो गई थी। अपनी बहुओं की बढ़ती लड़ाई को देखकर सुषमा देवी एक बहुत बड़ा फैसला लेती हैं। बहुत हो गया है इनका। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे घर में कभी किसी भी चीज को लेकर बंटवारा न हो, लेकिन मेरी बहुओं ने मेरी उम्मीद पर पानी फेर दिया। अरे हम तो चार चार बहुओं में रहा करती थी एक साथ ही, लेकिन कभी भी मेरे ससुराल में रसोई का बंटवारा नहीं हुआ। और आज मेरी बहुओं ने वो कर दिया है जो कभी नहीं हुआ है। और इन्हीं सब की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा मजबूर हो गई हूँ। और मुझे आखिर में अब ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तभी सुषमा देवी अपनी दोनों बहू नेहा और चेतना को बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, अगर तुम दोनों की लड़ाई बंद हो गई हो तो मैं कुछ कहूँ तुमसे। माँ जी, ये लड़ाई कभी बंद नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी ये जो छोटी बहू है ना, उसे कभी अकल आएगी ही नहीं। जिस दिन इसे खुद से सारा काम करना पड़ेगा ना, खुद से रोटी बनानी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि रसोई में कितना काम होता है और कितना नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें खाना बनाना सिखाया है क्या? अरे मैं भी अपने माँ बाप से सीख कर आई हूँ कि खाना कैसे बनाते हैं और रसोई को कैसे संभालते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम दोनों अपना अपना काम खुद कर सकती हो। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि अब तुम दोनों अपनी मर्जी से रसोई का टाइम बांट लो। जल्दी से बताओ कौन किस टाइम रसोई में काम करेगा। ठीक है सासू माँ, सोच लिया मैंने। सुन चेतना, दिन में रसोई तेरी और रात में रसोई मेरी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी दिन की रसोई संभालना ना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से दिन में मैं काम कर सकती हूँ। ये तो वक्त बताएगा कि कौन कितना काम संभालता है। घर में दोनों बहुएं आए दिन रसोई संभालने को लेकर लड़ाई झगड़ा करती रहती, क्योंकि सुषमा की छोटी बहू चेतना घर का एक काम नहीं करती थी और सारा दिन बस फोन पर ही लगी रहती। उसकी इस हरकत से उसकी बड़ी बहू नेहा को बहुत गुस्सा आता था, इसलिए नेहा आए दिन घर में काम को लेकर कलेश किया करती। वहीं किचन का समय बढ़ जाने से नेहा बहुत ज्यादा खुश थी और उसे सबसे ज्यादा चिंता थी चेतना की, क्योंकि चेतना को घर का काम करना आता ही नहीं था। ऐसे ही रात को नेहा अकेले ही किचन का काम कर रही थी और वो सबके लिए खाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चेतना आराम से फोन पर अपने दोस्तों से गप्पे मार रही थी। तभी सुषमा चेतना से कहती है, चेतना बहू, नेहा अकेले किचन में काम कर रही है, जा उसकी थोड़ी सी मदद कर दे। रात के 8 बज रहे हैं, सभी लोग ऑफिस से घर आते ही होंगे। समय से खाना बन जाएगा तो अच्छी बात है ना। सब लोग साथ में बैठकर आराम से खाना खा लेंगे। सासू माँ, लगता है कि आप भूल गई हो कि दिन की रसोई मेरी है और रात की रसोई जेठानी जी की है। तो मैं क्यों बेकार में उनकी मदद करूँ? जब काम को लेकर बंटवारा हो चुका है तो क्यों मैं बेकार में मेहनत करूँ? बेटा, बात यहाँ मेहनत की नहीं है। बात ये है कि अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो सासू माँ, ज्ञान की बातें आप जेठानी जी को सिखाओ। मुझे इन सब चीजों की ना कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरा टाइम सुबह है तो मैं अपनी किचन का काम भी अकेले ही कर लूंगी। मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है। जेठानी जी तो जानबूझकर धीरे धीरे काम करती हैं ताकि लोगों को मुझे बोलने का मौका जो मिल जाए। एक तो चेतना को घर का कोई काम नहीं आता था, ऊपर से उसकी जबान भी कैंची की तरह चलती थी, जिस वजह से घर में हर कोई चेतना से परेशान रहता। लेकिन लाख समझाने के बावजूद चेतना अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करती। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग ऑफिस से घर आते हैं। नेहा अकेले ही सबको खाना बनाकर खिलाती है। खाना खिलाने के बाद नेहा बर्तन धोने के लिए चली जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह चेतना 6 बजे उठती है। हे भगवान, इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है। कहाँ जेठानी जी अकेले पूरा घर का काम किया करती थी और तब मैं 8 बजे आराम से सोकर उठती थी, और अब तो मुझे रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। चल चेतना, उठ जा और चल के किचन में काम कर ले। चेतना सुबह उठकर किचन में जाती है और सबसे पहले आटा गूंथने लग जाती है। चेतना को आटा गूंथना आता ही नहीं था। वो उसमें बहुत सारा पानी डाल देती है, जिस वजह से आटा नहीं बल्कि एक घोल बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर चेतना का दिमाग ही खराब हो जाता है। हे भगवान, ये आटा तो पूरा गीला हो गया। अब इससे रोटी कैसे बनेगी? क्या करूं? कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो।
अगर जेठानी जी को आवाज लगाऊंगी तो वो मेरा ही मजाक बनाएंगी। चेतना के दोनों हाथ आटे के घोल से सनकर खराब हो चुके थे। वो तुरंत अपने हाथ धोकर आती है और अपनी माँ को फोन लगाती है और सारी बातें बताती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे डांटते फटकारते हुए कहती है, क्यों आ गई तुझे अकल अब? शादी से पहले मैं तुझे कितना समझाती थी ना कि घर का काम सीख ले, आज नहीं कल तुझे सारा काम करना पड़ेगा। पर नहीं, उस टाइम तो तू मुझे बहुत लंबे लंबे डायलॉग मारा करती थी। अब क्या हुआ? तुझे आ गई ना अपनी माँ की याद? अब तू काम कैसे करती है और खाना कैसे बनाती है वो सब तू जान, मुझे इससे मतलब नहीं है अब। आपसे तो ना बात करना ही बेकार है। अरे माँ, आप ना माँ के नाम पर कलंक हो। दुनिया की माँ हमेशा अपनी बेटियों को सपोर्ट करती है और एक मेरी माँ है जो हर वक्त मुझे ताने देने का सिर्फ मौका ही ढूंढती रहती है। इतना बोलकर चेतना फोन को गुस्से में काट देती है। दूसरी तरफ घर के सभी लोग ऑफिस जाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। देखते ही देखते 4 से 5 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अब तक ना तो चेतना से खाना बन पाया था और ना ही किसी के लिए उसने चाय बनाई थी। मजबूरन किचन में नेहा को आना पड़ता है और उसे चेतना की मदद करनी पड़ती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर जल्दी से खाना बनाकर सभी को ऑफिस भेज देते हैं, जिसके बाद सास दोनों बहुओं को पास बुलाती है। चेतना बहू, अभी भी तुझे कुछ समझ में आया है या फिर मुझे अलग से समझाने की जरूरत है? कल तक तो तू बहुत लंबी लंबी फेंक रही थी ना कि तू अकेले ही घर का सारा काम संभाल लेगी और किचन का टाइम बढ़ाने से तुम दोनों कितने खुश थे। पर एक चीज हमेशा याद रखना, एकता में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो 1 घंटे का काम आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। सासू माँ, आप ना बिल्कुल ठीक कह रही थी। कल तक तो मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था, पर जैसे ही मैं सुबह किचन में गई तब मुझे समझ आया कि जेठानी जी कैसे अकेले पूरे किचन को संभालती है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जेठानी जी से बहुत कुछ सीखना है। वो कैसे अकेले पूरे घर का काम कर लेती हैं। शादी से पहले मुझे मेरी माँ डांटती थी काम करने के लिए, पर मैंने उनकी एक नहीं सुनी और अब मुझे अपने किए पर सच में बहुत पछतावा हो रहा है। कोई बात नहीं चेतना, जो हुआ उसे भूल जाओ और अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे। कल से हम दोनों साथ मिलकर किचन में काम करेंगे और तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगी और अकेले किचन कैसे संभालते हैं वो भी सिखाऊंगी, ताकि मैं कभी रहूं या ना रहूं तुम अकेले किचन को संभाल सको। हाँ जेठानी जी, मुझे ना घर का काम सीखना है। मुझे ठीक से ना चाय बनानी भी नहीं आती है। अब मुझे चाय बनाने से लेकर पूरी बनाने तक का सफर तय करना है। सब हो जाएगा, बस तुम मेरे कहे अनुसार सारे कामों को करना। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ तुम वैसा वैसा बस करते जाओ। देखना कितनी जल्दी तुम खाना बनाना सीख जाओगी। दोनों देवरानी जेठानी अब साथ मिलकर खाना बनाने लगी थी। नेहा ने अपनी देवरानी को एक एक चीज सिखा दी थी कि कैसे चाय बनाया जाता है और कैसे सब्जी बनाई जाती है। देखते ही देखते बहुत ही कम समय में चेतना ने खाना बनाना सीख लिया था और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रसोई संभालती हैं, जिसे देखकर उनकी सास बहुत खुश होती है। सुबह सुबह रानी अपने खेतों से हरी हरी साग तोड़कर उसे अपने ठेले पर रखकर बेचने के लिए निकलती है। साग ले लो, साग, हरी हरी साग। रानी के ठेले पर हरी हरी साग देखकर बहुत लोग उसे साग खरीदने के लिए आते हैं। उसकी कमाई शुरू हुई ही थी कि सड़क पर चलते हुए उसका ठेला मुड़ जाता है और उसकी सारी साग सड़क पर गिर जाती है। अरे, मैंने तो ये गड्ढा देखा ही नहीं। मेरी सारी साग तो सड़क पर गिर गई। अब मैं क्या करूं? रानी अपना ठेला सड़क के किनारे लगाकर जैसे ही हरी साग को उठाने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक लंबी सी गाड़ी उसके साग के ऊपर से गुजर चुकी थी। हाय राम, ये क्या हो गया है? कैसे लोग रहते हैं दुनिया में, देखते तक नहीं है। अब मैं मौसी जी को क्या बोलूंगी? वो तो मुझे जान से मार देंगी अगर उन्हें पता चला कि मैंने सारी साग खराब कर दी है। एक काम करती हूँ, जो साग थोड़ी ठीक ठाक है उसे उठा लेती हूँ, बाकी की छोड़ देती हूँ। साग ले लो, साग, हरी हरी साग। रानी को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन साग पर लगी मिट्टी को देखकर कोई भी उसके पास साग लेने के लिए नहीं आता और वो निराश होकर अपने घर की ओर बढ़ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक गाय और उसका बछड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपने मन में कहती है, ये साग तो खराब हो गया है। इस पर मिट्टी लगने की वजह से कोई भी इसे खरीद नहीं रहा। इसे फेंकने से अच्छा है मैं इसे गाय और गाय के बछड़े को खिला देती हूँ। इस महारानी को देखो, मैंने इसे साग बेचने को कहा था, लेकिन ये है कि यहाँ खड़ी होकर सारा साग गाय को खिला रही है।
आज इसे मैंने भूखा नहीं सुलाया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। आने दो उसे घर, तब बताती हूँ मैं। ममता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद रानी घर पहुँचती है। तभी उसकी मौसी ममता उससे बोलती है, आ गई महारानी तू कमाई करके, जल्दी बता कितने पैसे लेकर आई है। ये क्या, बस 100 रुपए की कमाई हुई है पूरे दिन? हाँ मौसी, बस 100 रुपए की कमाई हुई है। मेरी सारी साग खराब हो गई, इसलिए मैं ज्यादा कमाई कर नहीं पाई आज। कमाई होगी भी कैसे, सारा साग तो तूने गाय और गाय के बछड़े को खिला दिया। बोल, ये भी मैं झूठ बोल रही हूँ ना? नहीं मौसी जी, आप झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आपको पूरी बात तो पता भी नहीं है। आज सड़क पर मेरा ठेला पलट गया था और मेरी सारी साग सड़क पर गिर गई। उसके बाद एक गाड़ी आई और उसने कीचड़ गिरा दी, तो मेरी सारी साग खराब हो गई। इस वजह से मुझे वो गाय को और उसके बछड़े को खिलानी पड़ी। ठीक है, मुझे ज्यादा कहानी मत सुना, जा जाकर खेतों से हरी साग लेकर आ, मुझे सब्जी बनाने में देर हो रही है। जी मौसी जी, अभी जाती हूँ। रानी इतना कहकर अपने खेतों की तरफ जाती है और साग तोड़ने लगती है। तभी उसकी नजर साग के एक पौधे पर जाती है जहाँ बहुत सारे कीड़े बैठे हुए थे, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे ये कीड़ा तो सारी साग खराब कर देगा। मुझे जल्दी ही इस कीड़े को हटाना होगा, वरना तो ये सब बर्बाद कर देगा। रुक जाओ, हमें यहाँ से मत हटाओ, बस आज रात की बात है, हम सब कल सुबह चले जाएंगी। तुम बोलते भी हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक किसी कीड़े को बोलते नहीं देखा। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, बल्कि कीड़े के रूप में एक परी हूँ, और ये सब कीड़े मेरे परिवार हैं। हमें अपने परी लोक से एक दिन के लिए कीड़ा बनाकर धरती लोक पर भेजा गया है। सिर्फ आज रात की बात है, कल हम सब चले जाएंगे, हमें कुछ मत करो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम एक परी हो। मैं सच बोल रही हूँ, मैं एक परी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से एक दिन में तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकती हूँ। बताओ, क्या है तुम्हारी इच्छा? अगर ऐसी बात है ना, तो तुम मुझे साग से भरा एक थैला दो और कुछ पैसे दो, ताकि मुझे मौसी से डांट ना सुननी पड़े। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। वो परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रानी को एक साग से भरा थैला और कुछ पैसे दे देती है, जिसे लेकर वो अपने घर चली जाती है और अपनी मौसी को सब दे देती है। पैसे देखकर ममता बोलती है, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि अब तू चोरी करना भी शुरू कर दे। कहाँ छुपा रखे थे तूने ये पैसे? मौसी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, बल्कि ये सब तो मुझे उस जादुई साग से मिला है जो हमारे खेतों में लगी है। तो ये सब क्या बोल रही है? पागल तो नहीं हो गई है? जादुई साग हमारे खेतों में कैसे आएंगे? मौसी जी, मैं सच बोल रही हूँ। जादुई साग के पौधे में एक कीड़ा बैठा हुआ था, लेकिन असलियत में वो कीड़ा नहीं, बल्कि एक परी थी जिसने मुझे ये सब दिया। मुझे तेरी बात पर जरा भी विश्वास नहीं है, और अगर ये बात सच है तो जा जाकर उस परी से मेरे लिए बहुत सारे जेवर मांग के ला, तो मैं मानूंगी कि तू सच बोल रही है। ठीक है मौसी जी, मैं अभी जाती हूँ। रानी फिर से उस कीड़े के पास जाती है और उसे आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वो कीड़ा बाहर आता है और बोलता है, तुम इतनी रात को खेतों में क्या कर रही हो? घर जाओ, इस तरह से तुम्हारा रात में घूमना ठीक नहीं है। परी, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, मुझे मेरी मौसी जी ने भेजा है। उन्होंने अपने लिए बहुत सारे गहने मांगे हैं। क्या तुम मुझे बहुत सारे गहने दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकती हूँ। परी फिर से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे सोने चांदी से भरे जेवरों की पोटली दे देती है, जिसे लेकर रानी फिर अपनी मौसी के पास जाती है और एक साथ इतने सारे गहने देखकर ममता का सर घूम जाता है और वो बोलती है, तू तो सही कह रही थी, उसके पास तो सच में शक्तियाँ हैं, वो तो मेरे सारे सपने पूरे कर देगी। तू मुझे उसके पास लेकर चल, मुझे उससे बहुत कुछ मांगना है। मौसी जी, लालच करना बुरी बात है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। देख, तू मुझसे बकवास मत कर, चुपचाप मुझे उसके पास लेकर चल। मौसी जी, वैसे भी बस आज रात के लिए यहाँ पर है, कल वो अपने घर चली जाएगी। ऐसे कैसे चली जाएगी? तू जल्दी से मुझे उसके पास ले चल। रानी अपनी मौसी को लेकर खेतों में जाती है और फिर से कीड़े को आवाज लगाती है। कीड़ा आवाज सुनकर फिर से वहाँ आ जाता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इतनी रात को खेतों में मत आओ, तुम फिर भी आ गई। आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पर मेरी मौसी तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए मुझे आना पड़ा।
मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं जिसे तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, तुमने सही कहा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक बड़ा सा घर और बहुत सारे पैसे भी दे दो, साथ में एक बड़ी सी गाड़ी भी। और अरे मौसी जी, आप क्या कर रही हो? ये परी एक दिन में 3 विश पूरी कर सकती है। आपने तो 2 पहले ही करवा ली, उसके बाद भी इतना कुछ मांग रही हो। इतना लालच करना ठीक नहीं है। तू अपना मुंह बंद रख। मुझे अच्छे से पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम मुझे भी अपनी तरह कीड़ा बना लो ताकि मैं तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो जाऊं। परी ममता की सारी बातें समझ जाती है और उसकी लालच का कोई अंत नहीं होता ये भी समझ चुकी थी, जिसके चलते वो ममता की बात को मान जाती है और उसे भी अपनी तरह एक कीड़ा बना देती है। कीड़ा बनने के बाद भी ममता जो चाहती वैसा कुछ नहीं कर पाती और वो घबराती हुई बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही हूँ? क्योंकि हम सब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों के लिए ही कर सकते हैं, अपने लिए नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगी। मुझे बस पहले की तरह ठीक कर दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ परी, मेरी मौसी को पहले जैसा कर दो, वरना मेरा क्या होगा? मैं अपने माता पिता को तो खो ही चुकी हूँ, अब अपनी मौसी को नहीं खोना चाहती। परी रानी की बात मान जाती है और ममता को पहले की तरह कर देती है, जिसके बाद रानी अपनी मौसी को गले से लगा लेती है। मैं तुम्हें ये जादुई साग देकर जा रही हूँ। तुम चाहे कितना भी इसे बेचोगी, लेकिन इस खेत के साग कभी भी खत्म नहीं होंगे। इसे बेचकर तुम दोनों अपना गुजारा कर सकती हो। परी इतना कहकर चली जाती है, जिसके बाद ममता भी लालच करना छोड़ देती है और रानी के साथ प्यार से रहने लगती है और जादुई साग को बेचकर खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। सुनो सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जा रही हो तुम? जी जी, मुझे माफ कर दीजिए। ध्यान रखना, अपना भी और उनका भी। देखिए, मैं आपके बस एक बार गले लगना चाहती हूँ, बस एक आखिरी बार। देवेन रूपा को अपने गले लगा लेता है। रूपा काफी देर तक उससे लिपटकर रोती रहती है। देवेन भी अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश करता है और उसकी आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं, पर फिर भी वो खुद को संभालता है और रूपा से बोलता है, प्लीज ऐसे मत रो, मुझे आपको ऐसा देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं जाना नहीं चाहती आपको छोड़कर यार, आप अपना ख्याल नहीं रखते हो। मेरे बाद तो पता नहीं क्या ही होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप उनके पास जाइए, उनके बारे में सोचिए। रूपा देवेन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन देवेन जैसे तैसे वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। रूपा रोती हुई देवेन को छोड़कर चली जाती है और रूपा के जाते ही देवेन भी वहाँ से अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। वो कमरे में रखी हुई चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है और थककर बेड के किनारे से लगकर बैठ जाता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रूपा अपने घर तक रोती हुई चली जा रही थी। घर पहुँचने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर लेटकर रोने लगती है। वो अपना फोन उठाती है और देवेन की पिक्चर्स को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी छोटी बहन भारती आती है। भारती रूपा को रोते हुए देख लेती है और वो रूपा से बोलती है, क्या हुआ दी आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हो? रूपा भारती की आवाज को सुनते ही जल्दी से उठकर उसको गले लगा लेती है। भारती उससे पूछती रहती है, लेकिन वो चुप नहीं होती और रोती रहती है। उसको ऐसे देखकर भारती काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे बोलती है, देखो दी, शांत हो जाइए, नीचे जीजू आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो आ गई? दीदी आप रोना बंद करिए और नीचे चलिए मेरे साथ। मैं उनके सामने ऐसे नहीं जा सकती, वो क्या सोचेंगे मुझे देखकर। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दी, आप जल्दी आ जाना, मैं नीचे जा रही हूँ। भारती रूपा को बताकर नीचे चली जाती है और रूपा बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है और अपने आप को थोड़ा ठीक करती है, पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए नीचे आती है और जाकर आदि के गले लग जाती है। जब वो आदि के गले लगती है तो आदि को पहले जैसी फीलिंग नहीं आती। वो रूपा से पूछता है, क्या बात है, आप ठीक तो हो ना? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आप हमसे झूठ कह रही हैं। हमको महसूस हो रहा है कि आप कुछ छुपा रही है हमसे। आदि के ऐसे सवालों से और उसके बर्ताव से रूपा परेशान हो जाती है, पर वो सच में नहीं बता सकती तो वो उसे यकीन दिलाते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है जान, वो बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। तो आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं।
नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, हमें चलना चाहिए, चलिए। रूपा उसे मना नहीं कर पाती। आदि रूपा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। वो दोनों जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो उनका फैमिली डॉक्टर होता है। वो पहले से किसी और पेशेंट को देख रहा होता है। आदि और रूपा थोड़ी देर उनका वेट करते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं तो आदि उनके पास जाता है और उनसे बोलता है, हेलो डॉक्टर। अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी डॉक्टर साहब, हम तो बिल्कुल ठीक है। वो हमारी होने वाली पत्नी, उनकी तबीयत खराब है, थोड़ा आप देख के बता दीजिए कि क्या हुआ है। अच्छा, आप बस 2 मिनट बैठिए। दरअसल एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। एक्चुअली पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ओह, हमें बुरा लगा ये जानकर। वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। वो कौन है? हमारा मतलब है कि कोई आदमी है या औरत है? लड़का है, 26 साल का है करीब। अरे उसका नाम क्या था? हाँ याद आया, देवेन नाम है उसका। अपनी नस काट ली थी उसने। वो तो अच्छा हुआ कि उसका दोस्त उसे जल्दी यहाँ लेकर आ गया, वरना उसको बचा पाना मुश्किल हो जाता। क्या हो गया आजकल के लोगों को, छोटी छोटी बातों पे जान देने को उतारू हो जाते हैं। बात छोटी नहीं थी, उससे कोई लड़की प्यार करती थी, लेकिन शादी वो किसी और से कर रही है। बस यही बात वो सहन नहीं कर पाया। रूपा डॉक्टर की बातें सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से भागी चली जाती है और सीधे क्लिनिक से बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके पीछे पीछे आदि भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ रूपा, आप बाहर क्यों आ गई और रो क्यों रही हैं आप? सुनिए जी, हम घर चलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों कल ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आदि का दोस्त सचिन आ जाता है। उसे देखकर रूपा घबरा जाती है और अपने आप को आदि के पीछे छुपाने की कोशिश करने लगती है, पर फिर भी सचिन रूपा को देख ही लेता है और उसके पास आकर उससे पूछता है, रूपा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं, वो बस हम 1-2 बार ही सेमिनार पर मिले थे, तो वहीं से थोड़ी जान पहचान होगी हमारी, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बात है। वो मैं कह रहा था कि अगर तुम कुछ देर के लिए फ्री हो तो मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, बोलो। यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ साइड में आ सकती हो? ऐसी कौन सी बात करनी है आपको जो आप हमारे सामने नहीं कर सकती? वो क्या है ना, इन्हें शर्म आती है किसी अजनबी के सामने बात करने में, इसलिए मुझे साइड में चलने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आप जाइए, लेकिन हाँ जल्दी आना। बस 2 मिनट की बात है। सचिन रूपा को एक कोने में ले जाता है और उससे पूछता है, ये सब तुमने क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? आज मेरा दोस्त सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो सचिन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका है। मेरा दोस्त तो मर रहा है ना। तुम जाओ, अपने होने वाले पति के साथ खुश रहो। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है और रूपा वहीं खड़ी रोती रह जाती है। आदि उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वो जब वापस नहीं आती तो खुद ही उसके पास चला जाता है और एक बार फिर उसे रोते हुए देख लेता है। आदि रूपा से बोलता है, आप हमें सब कुछ सच सच बताओगी या नहीं बताओगी? अरे हम सुबह से आपको देख रहे हैं, आप बदली बदली सी लग रही हो आज। वो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? आप हमसे शादी नहीं कर सकती? प्यार नहीं करती आप हमसे? इसका मतलब आप उनसे प्यार करती है और वो आपसे। फिर ये सब क्यों किया आपने? शादी वादी, ये ड्रामा, ये सब क्यों? आपको पता है आपने अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। देखिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, बस इतना समझ लीजिए कि अब मैं आपसे प्यार नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या कहा आपने? आप हमसे प्यार नहीं करती तो क्यों शादी करी थी हमसे? और देवेन से प्यार करती हैं तो उससे शादी क्यों नहीं की आपने? ऐसी कौन सी मजबूरी थी आपकी जो आपने इतना कुछ कर दिया? आपको पता भी है आपने अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप जैसे लोगों के कारण ही लोग प्यार करने से डरते हैं। पहले प्यार करो, उसके बाद उन्हें छोड़ दो। यही आता है ना आप जैसे लोगों को। अभी भी वक्त है, जाइए देवेन के पास और माफी मांग लीजिए। क्या पता वो आपको अपना ले, क्योंकि अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा आप। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है और अभी भी वक्त है आपके पास। देवेन के पास चली जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप सब कुछ खो बैठे। रूपा ऐसा बोलकर आदि को वहीं छोड़कर देवेन के पास चली जाती है। देवेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। रूपा जैसे ही वार्ड में उसके पास जाती है तो देवेन की नजरें रूपा पर पड़ती हैं। वो खुद को संभाल नहीं पाता और उससे मिलने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो अपना दम तोड़ देता है।